Hi, namaste बच्चों and welcome to another lecture of Real Estate Investment Trust. Yes, पिछले लेक्चर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एक पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन अपन ने लिया और ये समझा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस तरह से ऑपरेट करते हैं. द एंटायर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इन्वॉल्व्स इन एडिशन टू द यूनिट होल्डर्स थ्री इंपॉर्टेंट एंड मेजर पार्टीज, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्पॉन्सर जो पूरी की पूरी स्कीम को, इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को सेटअप करता है. ट्रस्टी जो यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की केयर टेकिंग करता है. और वो मैनेजर, वो प्रॉपर्टी मैनेजर जो कि ये प्लानिंग करता है कि इन्वेस्टमेंट्स कौन से कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट्स में करे जाए so that they generate maximum of the return to the investors and to the trust of course. आज के सेशन में we are going to talk about the eligibility criteria for all of these participants that makes up the three-tier structure of real estate investment trust. three-tier structure होता है और इस three-tier structure के बारे में अपन ने अपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा भी था. क्विकली एक डायग्राम में इस अरे यार रुकिए जरा इसको वापस से बनाते हैं, अपन ठीक से बनाते हैं. क्विकली एक डायग्राम में अपन इन तीनों को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तीन प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स सबसे ऊपर और सबसे पहले आएगा आपका स्पॉन्सर. क्यों? क्योंकि ये आपकी स्कीम को लॉन्च करेगा. ये वो होगा जो कि आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इनिशियल सारा खर्चा लगाएगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. Then of course we have the trustee who works on behalf of the unit holders for the purpose of caretaking. किसकी केयर टेकिंग करता है बच्चों? जरा जल्दी से उधर बैठे बैठे बोल दो. ऑफ कोर्स मैम, रियल एस्टेट एसेट्स की केयर टेकिंग ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स. ठीक है. और तीसरी पार्टी जो होती है दैट इज आ प्रॉपर्टी मैनेजर, एंड दिस प्रॉपर्टी मैनेजर shall be the one जिसका क्या काम होता है भाई? जिसका काम होता है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है उसे मैनेज करने का, यानी कि आपके जो कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट है, उस कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट जो कि फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड हो, इनकम या रेंट जनरेटिंग हो, को पूरा मैनेज करने का काम ये प्रॉपर्टी मैनेज. ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है ना, या ये जो तीनों पार्टीज होती हैं, तीनों पार्टीज बोलने अपन इनको, या the institutions that are involved in the structuring of a real estate investment trust, इनके eligibility criteria अपने को आज के सेशन में पढ़ने. पार्टीज टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. चलो एक एक करके देखना शुरू करते हैं. पहले ऑफ कोर्स सी बात है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनने के लिए सेबी में तो रजिस्ट्रेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अपने फाउंडेशन के देश से पढ़ते आ रहे हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन ना हो जाए. हाँ, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि बेसिकली एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसका, इस पूरे सेटअप का, इस पूरे थ्री टायर स्ट्रक्चर का बोर्ड यानी सेबी में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है. There is a prescribed form in which you apply for registration along with the prescribed fee. फॉर्म में दी गई सूचनाओं के आधार पर यदि बोर्ड को जरूरी लगता है, कुछ और इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगता है, क्लैरिफिकेशन वो आपसे मांगता है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. Most importantly, the applicant or the application that is made by the applicant, वो applicant sponsor होगा. एप्लीकेशन रीट के रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों प्रॉपर्टी मैनेजर या ट्रस्ट नहीं देता है, बल्कि स्पॉन्सर देता है. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ये पॉइंट में अभी तक जो बोली ऊपर के 2-3 पैराग्राफ में कवर हो गया. जैसा कि आप यहाँ पर इस पॉइंट नंबर ए में देख पा रहे हो, इस पॉइंट ए में आई क्लियरली स्टेट कि एप्लीकेंट स्पॉन्सर होता है जो ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए टू बोर्ड. ठीक है, जो अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड उस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन होता है उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट यानी ट्रस्ट डीड का, जो कि ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भी होती है. क्योंकि हमने थ्री टायर स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो ये ऊपर बैठा है स्पॉन्सर, यहाँ ट्रस्टी है और यहाँ पर प्रॉपर्टी मैनेजर है.
अब इन तीनों के बीच में तो एक अग्रीमेंट हुआ ही है, जिसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया गया है, वो अग्रीमेंट तो हुआ ही है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये जो स्पॉन्सर और ट्रस्टी हैं, जिसपे स्पॉन्सर बोल रहा है कि मैं इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च करूंगा, और ट्रस्टी बोल रहा है कि मैं प्रॉपर्टीज को केयरटेक करूंगा, ये जो ट्रस्ट डीड दोनों के बीच में बनी है, इस ट्रस्ट डीड को अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है, और वो भेजता है आपका एप्लीकेंट यानी कि स्पॉन्सर है। ट्रस्ट डीड में बड़ा स्पेसिफिकली और क्लियरली लिखा हुआ होता है बच्चों कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अंडरटेकिंग एक्टिविटी ऑफ द रीट इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन। अपार्ट फ्रॉम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्पॉन्सर की और ट्रस्टी की, वो तो रहेंगी ही सही, बट हम बड़ा क्लियरली ये मेंशन करेंगे कि इस ट्रस्ट डीड को बनाने के पीछे इस पूरे रीट सेटअप का इंटेंशन है कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना as per these regulation and shall also include the responsibilities of the trust। ठीक है, फिर जो स्पॉन्सर है, मैनेजर है और यही जो ट्रस्टी है, इन सबको सेपरेट होना, अलग अलग होना जरूरी है। एक ही पर्सन तीनों रोल नहीं प्ले कर सकता। अमर अकबर एंथनी 3 थे, एक ही माँ के 3 बच्चे थे। करण अर्जुन एक ही माँ के 2 बच्चे थे। जय वीरू 2 अलग माओं के 2 अलग बच्चे, लेकिन बहुत जिगरी दोस्त थे। सब अलग एंटिटीज थी ना। हाँ, माना मेरी जीत तेरी जीत, मतलब तेरी जीत मेरी जीत और तेरी हार मेरी हार। जय और वीरू का प्यार बिल्कुल ऐसा ही था, पर तो जय और वीरू तो अलग अलग ना। तो वैसे ही आपका ये जो स्पॉन्सर है और आपका जो ट्रस्टी है और जो प्रॉपर्टी मैनेजर है, दे हैव टू बी सेपरेटेड। और इसीलिए इन तीनों के लिए एलिजिबिलिटी के नाम पर अलग अलग पॉइंट दिए गए, जो कि अब आप पढ़ो। द एडिशनल कंडीशंस that are applicable for the trustee, for the sponsor and for the manager। 3 टायर स्ट्रक्चर है, 3 प्रॉपर्टी है, तो बस तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। अब क्या आ रही है ये कंडीशन, चलो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रस्टी के लिए 2 पॉइंट दिए। ट्रस्टी वो होता है जो सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस 1993 में रजिस्टर्ड होता है। डिबेंचर ट्रस्टी का ऐसा मतलब नहीं होता बच्चों की जो सिर्फ डिबेंचर के केस में ट्रस्टी का रोल प्ले करता है। अब जहां भी सिक्योरिटी मार्केट में ट्रस्टी वर्ड यूज करते हो ना, भले वो म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी हो या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का ट्रस्टी हो, या ये आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ट्रस्टीज हो, जहां भी किसी भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ट्रस्टी अपॉइंट होता है, फॉर ऑल द टाइम्स वो ट्रस्टी वो होता है जिसके लिए सेबी ने एक सेट ऑफ रेगुलेशंस विद सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस 1993 बनाए हैं। और सिर्फ वही व्यक्ति जो एज अ डिबेंचर ट्रस्टी या एज अ ट्रस्टी इन दोज रेगुलेशन रजिस्टर्ड है, वो ही ट्रस्टी का रोल प्ले करता है। ट्रस्टी रेगुलेशन में सिर्फ डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर्ड नहीं होता है, ट्रस्टी रजिस्टर्ड। अब वही ट्रस्टी डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी बन जाता है, म्यूचुअल फंड इश्यू हो रहे हैं तो वहां ट्रस्टी बन जाता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो उसमें ट्रस्टी बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होंगे तो उसमें ट्रस्टी बन जाएगा। और जहां भी इन सब टर्म्स के जो मैंने नाम लिए, इनमें जहां जहां भी ट्रस्टी पढ़ोगे हमेशा यही पॉइंट आएगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड है बोर्ड के पास अंडर द डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993। ठीक है, पर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, ही शुड नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ स्पॉन्सर या मैनेजर। जब भी तो बोले सेपरेट एंटिटी हो, अलग अलग हो, और एसोसिएट्स ना, एसोसिएट्स नहीं होने चाहिए स्पॉन्सर, मैनेजर और ट्रस्ट। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रुप कंपनीज, ऐसे एसोसिएट्स नहीं होने। दूसरी शर्त जो है बेसिक सी है कि आपके पास हर वो वे विथल, द ट्रस्टी शुड हैव एवरी वे विथल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनल एक्सेट्रा, जो कि जरूरी है एज अ ट्रस्टी काम करने के लिए, एंड विच इज ऑल्सो नेसेसरी एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन वेरियस गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोर्ड जहां जहां आता है हर जगह मतलब सेबी होता है, और वेयर विथल का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी नेसेसरी, समथिंग दैट इज इंडिस्पेंसिबल और अनअवॉइडेबल, जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर अस और वाटर फॉर अस, इट्स अनअवॉइडेबल। अच्छा चलो, पानी के बिना तो 1 घंटा रुक भी लेंगे, बिना पानी पिए 1 घंटा रुक भी सकते, बिना सांस लिए 1 घंटा नहीं रुक सकते।
We need to inhale fresh oxygen for every single part of our body, every single organ of our body to function. तो ये इमेंसली नेसेसरी है हमारे लिए, इमेंसली. हम रह ही नहीं सकते. ट्रस्टी बनने के लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, असेट्स, पर्सनल, ये सब बेसिक जो बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी, वो आपके पास होना है. यार मैं चाय की गुमटी में थोड़ी ना अपना ट्रस्टी का धंधा शुरू कर सकती हूँ. क्या ये पॉसिबल है कि आई हैव अ चाय का गुमटी और एक तरफ मैं चाय बना बना करके बेच रही हूँ, दूसरी तरफ मैं डिबेंचर ट्रस्टी का काम करूँ? इज इट समथिंग पॉसिबल इन द रेयरेस्ट ऑफ द सेम? नॉट पॉसिबल, राइट? तो अच्छा, मैं कोई ठेला पे भी अपना ये काम नहीं लगा सकती हूँ कि भैया ठेला पे अपनी दुकान लगा लिया, एक छोटा सा बोर्ड लगा लिया, डिबेंचर ट्रस्टी हैं, ये काम कर रहे हैं. यार रजिस्ट्रेशन के समय बेसिक ऑफिस स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल, कुछ की मैनेजर पर्सनल, ये सब होना बहुत जरूरी है. So we are not talking about a very lavish or luxurious infrastructure you should have. We did not use the word lavish or luxurious over here. We just stated you should have wherewithal. Wherewithal, which is something extremely necessary and important, indispensable, unavoidable. Synonym बांध सकते. ठीक, तो ट्रस्टी के लिए तो बस यही दो शर्त हैं. अब देखो स्पॉन्सर के लिए क्या कह रहे हैं. स्पॉन्सर के लिए अब जहां पॉइंट आ रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएंगे, आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा भाई. स्पॉन्सर्स के लिए चारों पांचों पॉइंट. सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, स्पॉन्सर की होल्डिंग इन द रीट, दैट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. पहली शर्त, हर स्पॉन्सर, क्योंकि एक से ज्यादा स्पॉन्सर हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रीट में एक से ज्यादा ही स्पॉन्सर हो, क्योंकि स्पॉन्सर्स के लिए जो मिनिमम नेटवर्थ है वो किसी एक के पास हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं होता. अभी नेटवर्थ भी आ रही है. चलो बता ही देती हूँ. ये वाला देखो तीसरा पॉइंट, ये जो मैंने हाईलाइट करा यहाँ पर, ये तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि स्पॉन्सर्स की नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपया और नीचे ऑन अ कलेक्टिव बेसिस. यानी कि हमें 100 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ चाहिए ही चाहिए स्पॉन्सर्स के लिए कलेक्टिव बेसिस पर, यानी कि एक से ज्यादा स्पॉन्सर, उसमें भी किसी एक की न्यूनतम 20 करोड़ होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट ईच स्पॉन्सर हैज अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 20 करोड़. यानी 5 लोग न्यूनतम 20-20 करोड़ रुपए लेकर के आएंगे तो ये 5 स्पॉन्सर्स मिलकर रीट बना सकते हैं. 2 लोग 50-50 लाके भी कर सकते हैं. कितना भी लाए, न्यूनतम 20 करोड़ हर एक को लाने ही पड़ेंगे. लेकिन एक ही स्पॉन्सर अगर सिर्फ 20 करोड़ ला रहा है तो रीट बन नहीं सकता, क्योंकि स्पॉन्सर्स की कलेक्टिव नेटवर्थ एटलीस्ट 100 करोड़ चाहिए. ठीक, इसीलिए अब ये जो पहला पॉइंट आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर ईच स्पॉन्सर वर्ड यूज हुआ है कि फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में एक से ज्यादा ही होता है. और हर स्पॉन्सर शुड होल्ड, या तो पहले से ही कर रहा हो, या जब ये स्ट्रक्चर, ये सेटअप बनेगा, रीत तैयार होगा, तो उस समय यू प्रपोज टू होल्ड at least a minimum of, that means not less than 5% of the number of units of REIT on a post initial offer basis. यानी पोस्ट इशू कैपिटल में 5% यूनिट्स हर स्पॉन्सर के पास होने. 5 है तो पांचों के पास 5-5%, 4 है तो चारों के पास 5, हर एक के पास जितने भी हो, एटलीस्ट नॉट लेस देन 5% ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रीट होना जरूरी है. पोस्ट आईपीओ में, पोस्ट आईपीओ जो आपकी कैपिटल है, उस पोस्ट इनिशियल ऑफर बेसिस या पोस्ट आईपीओ कैपिटल में हमें आपकी ये होल्डिंग चाहिए. 2 शर्तें कर ली आपने, है ना. हर स्पॉन्सर की पोस्ट आईपीओ कैपिटल में हिस्सेदारी 5-5% यूनिट होने चाहिए मिनिमम, और कलेक्टिव बेसिस पे नेटवर्थ 100 करोड़, जिसमें भी हर एक की न्यूनतम 20 करोड़. ठीक, क्लियर हो रहा है. अब देखो ये दूसरा पॉइंट, देखो यहाँ पर ये कह रहा है आपसे कि ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियरली हर स्पॉन्सर या स्पॉन्सर ग्रुप का मेंशन होना चाहिए, क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए ईच स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप इन द एप्लीकेशन दैट इज मेड टू द बोर्ड. एंड देन जो इशू के समय ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा या प्लेसमेंट मेमोरेंडम, अगर प्रेफरेंशियल ऑफर आ रहा है आईपीओ के बाद, तो ठीक है, हर एक को क्लियरली आइडेंटिफाई करा जाएगा, सारी डिटेल दी जाएगी, जिसमें भी ईच स्पॉन्सर ग्रुप, provided that for each sponsor group not less than 1 person shall be identified as a sponsor. यानी अगर ग्रुप है तो उसमें कोई एक का नाम आना चाहिए कि भाई ये स्पॉन्सर, पूरे ग्रुप को स्पॉन्सर ग्रुप मान लेंगे हम.
बट उसमें किसी एक का स्पेसिफिक नाम आना चाहिए कि ये स्पॉन्सर ग्रुप है। जैसे अगर वो कंपनी हुआ तो फिर स्पेसिफिक नाम आना चाहिए कि ये स्पॉन्सर इस कंपनी। ठीक है, एप्लीकेशन के समय भी बताओ कौन कौन स्पॉन्सर होंगे, हर एक का नाम क्लियरली आता है ना। जैसे मानो सपोज में बिग बॉस आप देख रहे हैं, कौन सा सीजन चल रहा है, आई सीरियसली डोंट रिमेम्बर 16th या 17th या 18th जो भी सीजन चल रहा है, बट आप देख रहे हैं बिग बॉस। व्हाट टू यू इन एसोसिएशन विद? डाबर शांति आंवला, ग्लो एंड लवली और डाबर लाल टूथपेस्ट। ऑफ कोर्स कोलगेट का नाम भी आ सकता है, क्योंकि दुनिया के 10 में से 9 डेंटिस्ट कोलगेट को ही रेकमेंड करते हैं, शायद ऐसे ही बताते हैं। एक आज भी बचा हुआ, एक आज भी बचा है ना। या फिर पूर्णतः भारत में निर्मित पतंजलि। ठीक है, तो हर एक स्पॉन्सर का नाम आता है ना प्रॉपरली। कोई अवार्ड फंक्शन, रियलिटी शो, कुछ भी देखते हैं, हर एक स्पॉन्सर का नाम क्लियरली आता है। ऐसे ही यहाँ पर हर एक स्पॉन्सर का नाम आपको एप्लीकेशन में भी बताना है, और उसके साथ साथ जब ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा आईपीओ का, या आईपीओ आ गया बाद में, मानो प्रेफरेंशियल ऑफर ला रहे हैं, क्यूआईपी ला रहे हैं, तो उसमें जो प्लेसमेंट मेमोरेंडम बनता है उसमें भी आपको बताना। ठीक है, समझे क्या ये पॉइंट स्पॉन्सर का। फिर स्पॉन्सर के लिए लास्ट शर्त बच्चों यहाँ पर ये कह रही है कि स्पॉन्सर या उसके जो भी एसोसिएट्स है के पास कम से कम 5 वर्षों का तजुर्बा होना चाहिए। स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट हैज नॉट लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। किसमें काय का एक्सपीरियंस भाई? डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट या फिर फंड मैनेजमेंट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। या तो प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का स्पॉन्सर्स के पास, और या फिर मैनेजमेंट का, फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आप खुद डेवलपर हो, रियल एस्टेट डेवलपर, जैसे डीएलएफ बहुत बड़ा नाम है, दिल्ली लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, कंस्ट्रक्शंस में भी इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स में भी इन्वॉल्व है। तो जो डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं, यानी आप खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं और स्पॉन्सर भी हैं, तो जिस डेट पर आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं एज ए स्पॉन्सर अपने आप को बता रहे हैं, उस डेट तक कम से कम 2 प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीटेड, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स शुड हैव बीन कंप्लीटेड। वो जो कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट कहलाता है ना, ऐसे कम से कम 2 प्रोजेक्ट्स आपके पूरे कंप्लीट होना चाहिए अगर आप खुद डेवलपर या फिर फंड मैनेजर है, 5 वर्षों का तजुर्बा आपके पास। क्लियर हुआ इतना? स्पॉन्सर बनने के लिए ये 4 शर्तें आपको पूरी करनी है। ठीक, अब देखते हैं मैनेजर। तीसरा तीसरा पार्टी कौन सा बन गया? मैनेजर ही बच गया। तो अब देखो कि अगर मैनेजर है यानी प्रॉपर्टी मैनेजर, तो प्रॉपर्टी मैनेजर के लिए क्या शर्त है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? वेल, सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपसे नेटवर्थ के बारे में बात कर, जैसे अपन ने पढ़ा नेटवर्थ स्पॉन्सर में भी चाहिए थी, कलेक्टिव नेटवर्थ 100 करोड़, कम से कम हर एक स्पॉन्सर की 20 करोड़। यहाँ भी यदि मैनेजर बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी है, तो कम से कम 10 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए। और यदि वो एलएलपी है, भाई बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी आ सकती है मतलब, या इंडियन कंपनी, तो 10 करोड़ की नेटवर्थ। और अगर एलएलपी है तो फिर ऐसी स्थिति में नेट टैंजिबल असेट्स चाहिए 10 करोड़ की। नेट टैंजिबल असेट्स, वहां फिर नेट वर्थ नहीं बोलेंगे, नेट टैंजिबल असेट्स चाहिए कम से कम 10 करोड़। अमाउंट दोनों जगह सेम है, बस कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट के केस में वो नेट वर्थ है, और एलएलपी के केस में क्या है भाई? एलएलपी के केस में वो नेट टैंजिबल। अगर नेट के फिगर की बात करी अपन, है ना, तो असेट्स अगर है तो डेप्रिसिएशन लेस है। ठीक, चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। तो दूसरा पॉइंट जो है मैनेजर के रिलेशन में, वो अपने से क्या कहता है कि मैनेजर या उसके जो भी एसोसिएट्स है जो उसके साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 की मैनेजर पर्सनल, के पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ भी कौन सा में भी 5 था, यहाँ भी 5, बस वहां डेवलपमेंट या फंड मैनेजमेंट का है, और यहाँ पर फंड मैनेजमेंट या एडवाइजरी सर्विसेज या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। देखिए स्पॉन्सर डेवलपर हो सकता है, मैनेजर की कैटेगरी में आने वाला पर्सन डेवलपर नहीं, वो तो ऑलरेडी मैनेजर है ना, तो मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एडवाइजिंग, कोई बड़ी ब्रोकिंग फर्म हो सकती है जो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का या फंड मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पर मैनेजर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्थ 5 years का एक्सपीरियंस।
किस फील्ड में, यह ध्यान रखिएगा, हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्सर के लिए डेवलपमेंट या फंड मैनेजमेंट, और मैनेजर के लिए फंड मैनेजमेंट या एडवाइजरी सर्विसेज या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ठीक। तीसरा पॉइंट आपसे कहता है कि मैनेजर हैज नॉट लेस देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड इन केस ऑफ अ कंपनी, या मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड इन केस ऑफ एन एलएलपी। कंपनी है तो डायरेक्टर्स की बात करेंगे एटलीस्ट हाफ, एलएलपी है तो गवर्निंग बोर्ड जो है उसके मेंबर्स एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, नॉट द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ एनी अदर रीट। मैनेजर के लिए कि मैनेजर यदि कंपनी है, पहले पॉइंट में बोले थे ना, ये कंपनी भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे तो बोर्ड बोलेंगे, एलएलपी है तो गवर्निंग बोर्ड है। 50% एट लीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और वो किसी दूसरे रीट के बोर्ड के डायरेक्टर्स, दूसरी रीट से संबंधित किसी मैनेजर या स्पॉन्सर के डायरेक्टर्स, मैनेजर या स्पॉन्सर के डायरेक्टर्स, या अगर वो एलएलपी है, मैनेजर है और एलएलपी है तो उसके गवर्निंग बोर्ड के मेंबर ही। एंड देन द लास्ट पॉइंट ऑफ कोर्स एक अग्रीमेंट करा जाएगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट बोलेंगे, जो कि ट्रस्टी और मैनेजर के बीच, ट्रस्टी और स्पॉन्सर के बीच में ट्रस्ट डीड हुई थी, और ट्रस्टी और मैनेजर के बीच में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट होगा, जिसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन बताई जाएंगी, और एप्लीकेशन के समय along with the trust deed and the complete application form and of course the fee, ये भी रजिस्ट्रेशन में जाएगा। समझ रहे हैं क्या भाई? इतना एडिशनल क्राइटेरिया क्लियर हो गया सारा। अब बची हुई और कंडीशन, बची हुई और कंडीशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे थे आप, तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले तो पढ़ा एप्लीकेंट स्पॉन्सर होगा, एप्लीकेशन वो देगा, साथ में ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी। ट्रस्ट डीड का मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियल एस्टेट होगा, ये पढ़ लिया। एडिशनल क्राइटेरिया स्पॉन्सर मैनेजर ट्रस्टी का पढ़ लिया। अब बची हुई और शर्त 4-5 पॉइंट और है, जिसमें ये पॉइंट नंबर डी आपसे कह रहा है किसी भी यूनिट होल्डर के पास कोई सुपीरियर वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, सबके राइट्स एक बराबर होंगे, सबके राइट्स। नो यूनिट होल्डर्स ऑफ REITs will enjoy any kind of superior voting or other rights over other unit holders, और कोई मल्टीपल क्लास नहीं होगी, एक क्लास के यूनिट्स होंगे बस, शेयर नहीं होते हैं यूनिट्स, तो किसी के अलग अधिकार किसी के अलग अधिकार ऐसा नहीं चलेगा, एक क्लास के यूनिट्स होंगे बस। हाँ, यहां एक एक्सेप्शन है बच्चों, सबऑर्डिनेट यूनिट जारी करे जा सकते हैं बट सिर्फ टू द स्पॉन्सर एंड उसके एसोसिएट्स वेयर सच सबऑर्डिनेट यूनिट्स कैरी inferior voting rights or any other rights that are compared to other units। ठीक है, सारे यूनिट्स एक बराबरी के होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल राइट्स होंगे, किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होगा यूनिट होल्डर्स के राइट्स में, ये मेन पॉइंट। बस अगर आप चाहो तो एडिशनल यूनिट्स अगर जारी करना चाह रहे हो स्पॉन्सर्स, तो भी 5% तो हर एक स्पॉन्सर लेते ही, बट आप कुछ और यूनिट्स उन्हें दे रहे हो, एडिशनल यूनिट्स अगर दे रहे हो सबऑर्डिनेट यूनिट्स के नाम पे तो दे सकते हो, बट हमेशा याद रखना फिर जो स्पॉन्सर है उनके एसोसिएट्स को ऐसे सबऑर्डिनेट यूनिट्स मिले, उनके राइट्स हमेशा इंफीरियर ही होंगे एज कंपेयर टू द राइट्स ऑफ अदर यूनिट होल्डर। एडिशनल तो कभी दे ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा या सुपीरियर वोटिंग राइट तो कभी दे ही नहीं सकते हो यहाँ पर, जैसा अदरवाइज हम कंपनी एक्ट में पढ़ते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट सेक्शन 43, वैसा यहाँ कुछ नहीं। ठीक, क्लियर हुई है शर्त? पॉइंट नंबर ई देखो, तो पॉइंट नंबर ई आपसे कह रहा है कि भाई एप्लीकेंट हैज क्लियरली डिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन द डिटेल्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रपोज्ड एक्टिविटी। बस रीड क्या करने वाला है, उसकी जो मेन एक्टिविटीज होती है, मेन एक्टिविटीज रीड्स की क्या होती है बच्चों? जो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होती है उन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना, और फिर उससे इनकम जनरेट करके अपने यूनिट होल्डर्स के साथ बांटना। दे कैन इवन बी एंगेज इनटू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का काम भी कर सकते हैं वो इस फंड से आए गए पैसे से, जो भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं, that should be clearly stated in
द फॉर्म at the time of making the application. Okay? Well, point number F is quite simple, जो आपसे कहता है कि applicant and all the other parties involved, यानी कि आपका sponsor, आपका property manager और trustee, all of them should be fit and proper person. अब fit and proper person का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा person नहीं है जो कि कोई body builder है. यहाँ fit and proper person से हमारा मतलब होता है physically and mentally fit, of course, और एक ऐसा पर्सन जिसमें एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग. ना एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग हम सेबी के बोर्ड या सैट के कंपोजिशन के समय से पढ़ते आ रहे हैं. यू नीड टू बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, फिट एंड प्रॉपर पर्सन. And then last but not the least, where any previous application for grant of certificate by the applicant or any other related party has been rejected, तो फिर परमिशन देना है कि नहीं देना है बोर्ड डिसाइड. यहाँ ऐसा एक और पॉइंट भी है इसी के जैसा, ये वाला. भाई पहले कभी आपने अप्लाई करा था और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो किन कारणों से हुई. अभी दोबारा जब आवेदन कर रहे हैं तो अब अनुमति दे कि नहीं दे, उस कारण को जरूर कंसिडर करा जाए. या आपकी कोई रिलेटेड पार्टीज है, उन्होंने कभी अप्लाई करा था एज रजिस्ट्रेशन एज रीट विथ बोर्ड और वो रिजेक्ट हुआ है, तो क्या गारंटी है, कंसिडर करे जाएंगे. अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था, ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट नंबर एच, by the board or any other regulatory authority एप्लीकेंट के अगेंस्ट या उससे रिलेटेड जो पार्टीज है, यानी वही एसएमटी, फिर वो डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों लिया गया, उसका आउटकम क्या निकला, आपके ऊपर क्या आरोप एलिगेशंस लगाए गए थे, फिर रेमेडी आपने क्या प्रोवाइड करी, वो सब चीजें अपन कंसिडर करेंगे और उसके बाद ही जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा. समझ गए बहुत अच्छे से, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट. ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे. डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया, तो जाहिर सी बात है अब बारी आएगी इशू और लिस्टिंग की. अब ये देखना है कि रीट्स इशू कैसे करे जाते हैं, आईपीओ की क्या कंडीशन है, एफपीओ में क्या होगा, कितना पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी, क्या इसमें भी वैसे ही 25% का चलेगा क्या जो SCRR 1957 में चलता है. नहीं बच्चों, यहाँ कंसेप्ट अलग होगा. तो ये सब कैसे होगा, ये 5-7 पॉइंट अब अपने साथ. चलो एक एक करके. सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या है कि इनिशियल ऑफर हमेशा पब्लिक ऑफर के, प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ शुरुआत नहीं, जैसा कि अदरवाइज हम कई जगह पर पढ़ते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के केस में आईसीडीआर. यहां पर बड़ा क्लियरली कहा गया, रीच शैल मेक एन इनिशियल ऑफर ऑफ यूनिट्स बाय वे ऑफ पब्लिक इशू ओनली, और उसमें भी ये 4 शर्तें पूरी होना बहुत जरूरी है. कंडीशंस फॉर आईपीओ, एलिजिबिलिटी फॉर आईपीओ कह सकते हैं. पहली शर्त, रीच शुड बी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, क्वाइट ऑब्वियस, ऊपर का दिया सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे जाने पर देते हैं, फी का पेमेंट करते हैं, बोर्ड से रजिस्ट्रेशन मिल जाए. तो बिफोर कमिंग अप विद एन आईपीओ बाय द रीट, इट शुड बी इंश्योर्ड कि वो बोर्ड में रजिस्टर्ड है. द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स एज ओन्ड बाय रीट शुड नॉट बी लेस देन ₹5 करोड़, 500 करोड़. न्यूनतम 500 करोड़ की असेट्स होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ असेट्स ओन्ड बाय रीट इज नॉट लेस देन 500 करोड़. मिनिमम यूनिट होल्डर्स जो होंगे रीट के, वो भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, स्पॉन्सर को छोड़ के, रिलेटेड पार्टी को छोड़ के, उनके एसोसिएट्स को छोड़ के, that are forming a part of public shall be not less than 200, यानी कि कम से कम 200 यूनिट होल्डर्स होंगे, कम से कम 200 यूनिट होल्डर्स होंगे. और ऑफर साइज बड़ा इंपॉर्टेंट, शैल नॉट बी लेस देन 250 करोड़ रुपीस. न्यूनतम 250 करोड़ का तो ऑफर लाना ही, कम से कम 200 यूनिट होल्डर्स तो होना जरूरी ही है. कम से कम 200 यूनिट होल्डर्स होना तो जरूरी ही है, कम से कम 250 करोड़ की वैल्यू का इशू होना जरूरी ही है, ऑफर साइज होना जरूरी ही है, और बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है. टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स दैट आर ओन्ड बाय रीट शुड बी एटलीस्ट 500. तब आईपीओ होता है.
अब इसमें आगे और पॉइंट है पब्लिक का, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दिस इज द पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो कि आप अदरवाइज एचसीआरआर में इक्विटी शेयर्स के केस में पढ़ते हैं। और यहां आईपीओ के केस में आपसे ये कहा गया है कि द यूनिट्स दैट आर प्रपोज्ड टू बी ऑफर्ड टू द पब्लिक थ्रू सच इनिशियल ऑफर शैल बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। कितना पब्लिक को दे रहे वो इस आधार पे डिसाइड करते हैं। एक पूरा स्लैब है, पोस्ट इशू कैपिटल इतनी है तो इतने, इतनी से इतनी है तो इतने, और इससे ज्यादा है तो इतने। 3 पॉइंट है इसमें। पोस्ट इशू कैपिटल, आईपीओ की बात की कैपिटल, पोस्ट इशू कैपिटल इज आईपीओ का अमाउंट मिला के और उसके पहले की जो कैपिटल है वो सब मिला करके। यदि पोस्ट इशू कैपिटल जो है कैलकुलेशन इंटरेस्टिंगली फेस वैल्यू नहीं ऑफर प्राइस पे, यानी अगर फेस वैल्यू 10 है और ऑफर प्राइस मानो 100 है तो 100 से गुणा करा जाएगा यूनिट्स का और उसके बाद निकाली जाएगी पोस्ट इशू कैपिटल। और इस पोस्ट इशू कैपिटल का अमाउंट यदि आपका लेस देन 1600 करोड़ रुपीस है, 1600 करोड़ से कम है, तो कम से कम नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट ऑफ द REIT shall be allotted to the public as are being offered by the way of offer document shall be allotted to the public। यानी 1600 करोड़ से कम, 1600 करोड़ से कम यदि आपकी पोस्ट इशू कैपिटल है तो उसका 25% ऑफ दैट टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ द REIT एज ऑफर्ड बाय द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी गिवन टू पब्लिक। 1600 करोड़ या उससे ज्यादा, लेकिन 4000 करोड़ अगला लिमिट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू और मोर देन 1600 करोड़। पहले पॉइंट में 1600 करोड़ नहीं आया है, 1600 करोड़ से कम आया है, यानी 1599 करोड़ तक। 1600 करोड़ या उससे ज्यादा बट लेस देन 4000 करोड़ अगर है तो कम से कम 400 करोड़ होल्डिंग उस टोटल अमाउंट में पब्लिक शेयर होल्डिंग, जितना भी हो। जैसे मानो 3600 करोड़ है तो उसका 400 करोड़ पब्लिक का, ठीक है। या मानो सपोज में 2500 करोड़ है तो उसका 400 करोड़ पब्लिक होल्डिंग, क्योंकि ये 1600 करोड़ से ज्यादा है और 4000 करोड़, ये 4000 करोड़ से भी ज्यादा ह्यूज प्रोजेक्ट इन दैट केस। यदि 4000 करोड़ से भी ज्यादा आपकी इक्वल टू और मोर देन, इसमें भी 4000 करोड़ ऊपर नहीं है नीचे ही, तो इफ इट इज लेस देन 4000 तो 400 करोड़। 4000 करोड़ या उससे भी ज्यादा की पोस्ट इशू कैपिटल निकल करके आ रही है तो नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स एंड यूनिट्स एज ऑफर्ड बाय वे ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी अलॉटेड टू पब्लिक। समझ गए ना? पोस्ट इशू कैपिटल के आधार पर पब्लिक शेयर होल्डिंग निकालते हैं, पोस्ट इशू कैपिटल के आधार। यदि पोस्ट इशू कैपिटल लेस देन 1600 करोड़ है, क्विकली इसको लिख करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। पोस्ट इशू कैपिटल, ठीक है, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब यदि पोस्ट इशू कैपिटल आपकी लेस देन 1600 करोड़ है तो 25% of the total outstanding units or as are offered on the basis of the offered document पब्लिक के पास, ठीक है। फिर यदि मान लो ये 1600 करोड़ से ज्यादा या उसके बराबर है बट लेस देन 4000 करोड़ है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 400 करोड़ की वैल्यू पब्लिक में अलॉट करी जाएगी। और यदि 4000 करोड़ से भी ज्यादा है बच्चों, आपकी पोस्ट इशू कैपिटल यदि 4000 करोड़ से भी ज्यादा है, अच्छा ये अपन ने ऐसा बनाया ना, रुको, हाँ ठीक है, यदि ये 4000 करोड़ से भी ज्यादा है तो फिर ऐसी स्थिति में 4000 करोड़ या उससे भी ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में कम से कम 10% ऑफ द यूनिट्स दैट आर ऑफर्ड बाय द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी, पब्लिक को दिए जाएंगे ये, यानी कि जो बाकी होंगे वो सब स्पॉन्सर्स और एसोसिएट्स के बीच में जा सकते। बहुत अच्छे से याद रखना आपको पॉइंट ए और बी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे जहां एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। समझ गए क्या?
ये देखो ये प्रोविजो यहाँ पर जो मैं दे दी हूँ आपको, ये वही कंसेप्ट बताई हूँ, दैट एनी यूनिट्स ऑफर टू स्पॉन्सर or manager or their related parties or associates shall not be counted towards units offered to public. तो अलग ही है, सिर्फ पब्लिक एंड पब्लिक मतलब वो तीन इन्वेस्टर्स जो सबसे पहले वाले लेक्चर में आपने डायग्राम में पढ़े थे, कॉर्नरस्टोन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल, वो पब्लिक हो, ठीक है, समझ गए इतना अच्छे से। चलो अब तो मतलब बस ऐसे है कि हाथी निकल चुका है और सिर्फ पूंछ बची हुई, तो अब जो ये नीचे पॉइंट आ रहे हैं ना, ये बड़े छोटे छोटे से पॉइंट है। सब्सिक्वेंट ऑफर एफपीओ हो सकता है, राइट्स इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, आप कुछ भी लेकर आ, जो भी सेबी ने कंडीशंस प्रिस्क्राइब करी है, स्पेसिफाई करी है, उसको अप्लाई करना है बस, ठीक। इशू लाएंगे तो ऑफर डॉक्यूमेंट तो बनेगा ही बनेगा, ऑफर ओपन होगा, ऑफर का मिनिमम साइज अपन पढ़ चुके हैं 250 करोड़ कम से कम होना चाहिए, बट एप्लीकेशन का कितना होगा वो यहाँ आएगा। लीड मर्चेंट बैंकर की सहायता से ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट बोर्ड को फाइल करा जाएगा, जहां पर वो 21 डेज तक रहेगा, then not less than 30 working days before the filing of the same to the board it shall be available on the website, ठीक है। फिर ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होगा, इसके साथ एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जाएगा, डीडीसी जिसको अपन कहते हैं, जिसमें लीड मर्चेंट बैंकर ये अश्योरेंस देता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014 का कंप्लायंस हुआ है, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट अप करा गया है, एंड दैट द एंटायर इशू इज एज पर स्टेटेड रेगुलेशन, ठीक है। फिर इस ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करा जाता है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस में भी, जहां ये यूनिट्स लिस्ट करे जाएंगे, और वहां ये जाता है नॉट लेस देन 5 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द, जहां पर ये लिस्ट होने हैं यूनिट्स, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर आगे का पॉइंट आपसे बच्चों ये कह रहा है कि जब ऑफर ओपन होगा तो अलॉटमेंट इंडिविजुअल्स या जो भी दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि आपके कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर्स अपन पढ़े जो यहाँ इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और रिटेल इन्वेस्टर, रेसिडेंट हो यानी इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, अलॉटमेंट दिए जा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि फॉरेन इन्वेस्टर्स है तो ऑफकोर्स जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान है और जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, इनका कंप्लायंस होना जरूरी है ना। इतना क्लियर है। ये पॉइंट इसके बाद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, क्योंकि जैसे मिनिमम ऑफर साइज 250 करोड़ का होता है, मिनिमम एप्लीकेशन वेदर इट्स एन आईपीओ और एफपीओ, मिनिमम अमाउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द एप्लीकेंट शैल बी एटलीस्ट 50,000, पहले 2 लाख होता था, अभी अमेंड होके 50,000, तो मिनिमम 50,000 रुपीज का आवेदन देना है। और अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान है, पिछले लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर में बोली थी म्यूचुअल फंड जैसा 500,000 जितने न्यूनतम अमाउंट पे निवेश नहीं होता है, क्योंकि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, क्वाइट ऑब्वियस। तो जाहिर सी बात है यहाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और वो कम से कम 50,000, एटलीस्ट 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपको कर, समझेगा इतना, ठीक है। फिर देखो मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑफर बोल रहे हैं, मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑफर जो रहता है जब आपका ऑफर ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन, आईपीओ चाहे एफपीओ, 30 डेज, उससे ज्यादा नहीं, ठीक। जितने भी यूनिट्स होंगे सब डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही अलॉट करे जाएंगे, नाउ दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, अदरवाइज ट्रेडिंग कैसे होगी भाई, तो हमेशा डीमैट मोड में होंगे। प्राइसिंग फ्रीली डिसाइड कर सकते हो, बुक बिल्डिंग से करना है या जैसे भी करना है, प्राइस बैंड लाना है, everything the sponsor and manager is free to decide, of course subject to and in accordance with the guidelines and circulars that are issued by board in relation to the same from time to time. That is important and that is something you need to take care of always, ठीक। भैया यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, जो कि 90% या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स को, और जो पैसा समय पर रिफंड नहीं कर पाए तो 15% पर एनम के ब्याज के साथ ये पैसा रिफंड करना पड़ता है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड रिफंडिंग हम शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में, ठीक। Unlike to the amount that is kept aside for general corporate purposes in case of ICDR जो अपन पढ़ते हैं, जहाँ most of the times 25% है, यहाँ पर सिर्फ 10% होता है,
द अमाउंट दैट इज केप्ट असाइड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जनरल खर्चों के लिए जो पैसा अपन निकालेंगे फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द इशू, जो कि ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखे हुए होते हैं, दैट शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द अमाउंट दैट इज रेज्ड बाय द रीट। है, समझ गए क्या इतना? अच्छा, इसके अलावा समय समय पर बोर्ड जो भी गाइडलाइन सर्कुलर जारी करता रहेगा, जो उसे सही लगता है, उन सब का कंप्लायंस रीच को करना पड़ेगा। जिस डेट पर गाइडलाइंस या सर्कुलर आती है उस डेट। Now you might be wondering why did I left that point number N, because this is the last but the most important point in terms of listing. Registration with the board से 3 साल के अंदर अंदर यदि रीट आईपीओ नहीं ला पाता, रजिस्ट्रेशन विद द बोर्ड, ऑफर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं, रीट का रजिस्ट्रेशन जो अपन ने पढ़ा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर, विद इन 3 इयर्स यदि रीट आईपीओ नहीं ला पाता है ना बच्चों, तो फिर ऐसी स्थिति में उसे सरेंडर करना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द बोर्ड एंड इट विल सीज टू ऑपरेट एज अ रीट। हालांकि वी हैव एन एक्सेप्शन ओवर हियर दैट इफ द बोर्ड कंसीडर्स नेसेसरी, वो इस टाइम ड्यूरेशन को 1 साल से और आगे बढ़ा सकता है, यानी 1 साल का टाइम ड्यूरेशन आपको बोर्ड दे सकता है, but that all depends upon the situation and the circumstance. That completely depends upon the situation and the circumstances. समझ गए? क्लियर हो गया? आज का 2 टॉपिक जो अपन ने पढ़ा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों पार्टीज के लिए एंड देन इशू एंड लिस्टिंग। फिगर्स मेनली याद रखना, पॉइंट नंबर ए और बी जो दिए गए हैं आपको इशू एंड लिस्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मिनिमम एप्लीकेशन साइज ध्यान रखना है जो कि 50,000 न्यूनतम होगा, और फिर ये सब पॉइंट जैसे 3 इयर्स वाला पॉइंट है, ये सब पॉइंट है दैट यू नीड टू रिमेम्बर। तो इतना ही सारा है जो कि आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद जो एक और टॉपिक अपना बच रहा है, वहां पर अपन ऑफर डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़ेंगे बच्चों, और ऑफर डॉक्यूमेंट के बाद सीधे अपन लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग पर आ जाएंगे। पर आज के सेशन को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप इन चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, अगले सेशन में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।